हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लर्निंग मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सब कुछ देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं यानी कि कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखिए, हमारे अर्थ का ना कुछ टेम्परेचर रहता ही रहता है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है। और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के राइज़ होने को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? द राइज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसा देखा गया है कि अर्थ का कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, अगर हम पास्ट के कंपैरिजन में देखें सो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 0.6 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है, राइज हुआ है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर जो अर्थ है उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और ये पहले वाला पिक्चर आ गया टेम्परेचर बढ़ने से पहले वाला। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, बट यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सो आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग का पता चल गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो अगर हम लोग कॉजेज़ की बात करें तो इसका जो सबसे मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, जो सबसे मेन कॉज है, दैट इज़ द ग्रीन हाउस गैसेज। सो मेन कॉज क्या है उसका, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये वो गैसेस होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है हीट मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने की, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हीट मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है। ऐसी गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है। जैसे वाटर वेपर्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और साथ में वी हैव ओजोन विच इज़ O3, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ गैसेस हैं जो क्या करवाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कैसे करवाती हैं, हीट को ट्रैप करके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है डीफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग पेड़ों को काट देंगे, ठीक है, अगर हम डीफॉरेस्टेशन करते हैं तो डीफॉरेस्टेशन की वजह से होता क्या है, हमारे अर्थ के अंदर जो CO2 का लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो प्लांट्स हैं ना, इनका काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। और अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, अगर हम ये डीफॉरेस्टेशन करेंगे तो CO2 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसका लेवल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रीज़न आपको समझ में आ गया। अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो ये है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली करते क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। जैसे हमारे पास कोल है, वी हैव पेट्रोलियम, तो हम इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं ना, बर्न करते हैं। और इन दोनों को बर्न करने से क्या रिलीज़ होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे अर्थ के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ओके। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग राइस जो है उसको डंप करते हैं किसी जगह पे, या फिर जो आप काउडंग बोलते हो जिसको, अगर हम काउडंग की भी बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। ये कौन सी गैस लिबरेट करती हैं, मीथेन गैस विच इज़ CH4। एंड ये जो मीथेन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करवाती है, ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, ठीक है, जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र के अंदर ना नाइट्रोजन एक कंपोनेंट रहता ही रहता है। और जब ये नाइट्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है हमारा निट्रस ऑक्साइड। और निट्रस ऑक्साइड भी क्या है, हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है जो अगेन क्या करवाती है, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज इनके अंदर कैपेसिटी होती है हीट मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने की। तो यहाँ से भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी, सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ा अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कैसे कैसे लिबरेट होती हैं। सेकेंड इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड इज़ द डिफॉरेस्टेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और उसका लेवल क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ तो हमने देख लिए, अब वी विल सी अबाउट द इफ़ेक्ट्स। तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो। देखो, अगर तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उससे सबसे पहला क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में क्या होगा,
फ्लड्स आने के खतरे हो जाएंगे। देखिए ना, अगर सपोज़ कर लो कि अगर ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं तो जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं तो वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और हमें भी पता है जो इवेपोरेशन है ना, वो भी कौन करवाता है, हमारा हीट ही करवाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से भी फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ने का खतरा रहता है, जिसको हम ड्रॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉट आने के चांसेस भी होते हैं अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट केस में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जब हीट वेव्स चलती हैं, गर्म हवा चलती है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसकी वजह से ना वाइल्ड फायर्स होने का भी क्या रहता है, खतरा। सो वाइल्ड फायर्स भी क्यों होती हैं, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस। तो ये इसका एक इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके क्या इफेक्ट्स हैं, एक बार मैं रीड करके भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। इंक्रीज्ड टेम्परेचर लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड इट विल लीड टू द राइज इन द सी लेवल। ऑब्वियसली बात है, सी लेवल भी क्या हो जाएगा, उससे राइज हो जाएगा एंड विल अल्टीमेटली अफेक्ट ऑफ द पीपल्स इन द कोस्टल एरियाज़। जो कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र के किनारे में लोग रहते हैं, उनका क्या हो जाएगा, बहुत ही बुरा हाल, बिकॉज ऑफ द फ्लड आप बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने वही बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी, इवापोरेशन ज़्यादा होगी तो फ्लड आने के चांसेस है। थर्डली है एक्सट्रीम हीट वेव्स, जो मैंने आपको बताया ड्राई वेदर जो हो जाता है, गर्म हवा चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम हीट वेव्स। इसकी वजह से वाइल्ड फायर्स होने का खतरा है। एंड देन वी हैव द इंक्रीज ड्रॉट, एकदम सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके और भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लॉस्ट ऑफ द, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्पीशीज़। तो इससे स्पीशीज़ भी क्या होती है, हमारी लॉस्ट हो जाती है। कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाती हैं और वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, एक्सटेंट हो जाती हैं। देन वी हैव द डिक्रीज्ड फूड अवेलेबिलिटी। हम जानते हैं हमारा जो फूड होता है वो ना तो बहुत कम टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, ना तो बहुत ही हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। तो फूड अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। मोर हेल्थ रिस्क, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिस्क होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट। बहुत से लोग, अगर बर्ड्स ही लगा लो, एनिमल्स लगा लो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एफॉरेस्टेशन। हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज़ जो हैं उनको लगाएंगे, बिकॉज ट्रीज़ अगर ज़्यादा होंगे तो इन्वायरमेंट से CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट केसेस में हम क्या कर सकते हैं, लेस यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ क्या करना पड़ेगा, स्टॉप तो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ क्या करेंगे, कम करेंगे। इसकी जगह पे हम कुछ ऐसे फ्यूल्स पे स्विच कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हों। ठीक है, एंड अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इंक्रीज इन द प्लांट प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन, एंड इसकी वजह से क्या होगा, CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर कम हो जाएगा। सेकेंड वी हैव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, एंड उसकी जगह पे हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो। जैसे हम विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड की अगर मैं बात करूँ, सो थर्ड वी हैव एजुकेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे मैं भी आपको इस लेक्चर के थ्रू एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो और उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देन लास्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू अवॉइड द फूड वेस्टेज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फूड होता है ना, जैसे स्पेशली अगर हम राइस की बात करें तो वो रोटन फूड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन। और हमें पता है मीथेन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस ही नहीं बनेगी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। एंड लास्ट इज कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज। हम क्या करेंगे ना, एक्चुअली में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ना एक प्लान है जो गवर्नमेंट ने बनाया था, क्या करने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये प्लान क्या करेगा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्लान क्या करेगा, उसको जो एक्सेस CO2 होगा एटमॉस्फेयर से उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा एंड उसको सेफली स्टोर करके रखेगा, इन्वायरमेंट में नहीं क्या करेगा, लिबरेट नहीं करेगा। इसी की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कुछ हद तक हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे क्या हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। सो दिस वॉज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग।
अभी मैं आपको थोड़ा सा ना क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बता देती हूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसके अंडर आता है, UNFCCC के अंडर, विच इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था, इस प्रोटोकॉल का मेन एम यही था कि हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना है। किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट जो है वो बढ़ने नहीं देना है, उसके अमाउंट को हमने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। क्योंकि हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज ही क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज। अगर वही स्टेबलाइज हो जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसीलिए बोला गया है बिकॉज इसको कहाँ अडॉप्ट किया गया था, क्योटो जापान में, विच इज़ अ सिटी इन जापान। ठीक है, कब अडॉप्ट किया था, 1997 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 16 फरवरी 2005 के अंदर। फिर आई होप आपको आज का लेक्चर पूरे समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। नए हो, कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना।